हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है धातुओं की प्राप्ति। धातुएं क्या होती है इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। धातुएं किस प्रकार से क्रिया करती है, धातुओं की क्या क्रिया होती है, इनको हमने अच्छी तरह से समझा। आज हम धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, धातुओं को हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं, कहाँ से हमें धातुएं मिलती है, कैसे उसका निष्कर्षण होता है, कैसे वो शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपटलीय धातुओं का मुख्य स्रोत है। जो धातुएं हैं वो मुख्य रूप से पृथ्वी की भूपटलीय है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग जो होता है वहां से हमें धातुएं प्राप्त होती है। लेकिन ये जो धातुएं हमें प्राप्त होती है उन्हें सीधे रूप में हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी इन्हें हम विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से शुद्ध करके प्राप्त करते हैं। तो वो किस प्रकार से होती है उसको जानने से पहले हम समझते हैं कुछ शब्दों को। तो जो धातुएं हमें प्राप्त होती है पृथ्वी से उसे धात्विकी भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है हमारे खनिज की। खनिज क्या होते हैं? यदि हमें धातुओं की प्राप्ति के बारे में समझना है तो सबसे पहले हम जानेंगे खनिज क्या होते हैं। तो हमने पहले भी खनिज के बारे में अच्छी तरह से परिभाषित किया है। फिर से पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों जिन्हें खोदकर निकाला जाता है, यानी ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ या जो भी हो जो जमीन में से खोदकर निकाले जाते हैं। जितने भी पदार्थ जमीन में से खोदकर निकाले जाते हैं वे कहलाते हैं खनिज। खनिज यानी इसको खनन करके खोद कर निकालना। तो पृथ्वी की सतह से या आंतरिक भाग से जो भी पदार्थ खोद कर निकाला जा रहा है वो खनिज कहलाता है। चाहे उसमें कोयला हो, हीरा हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरी खनिज की परिभाषा। दूसरा है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? तो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा जो है वो ज्यादा हो, यानी ऐसे खनिज जिनमें धातु जो है उनकी मात्रा ज्यादा उसमें लगी होती है। शुद्ध रूप में मुश्किल से एक दो होती है। सोना और चांदी जो है थोड़े शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होते हैं, उनका हल्का सा ही साफ सफाई या निष्कर्षण करना होता है। किंतु अन्य जितने भी तत्व हैं उनके साथ विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां वगैरह लगी होती है। तो जिनमें ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो वो कहलाते हैं अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गेंग। गेंग क्या होती है? तो अभी जैसे आपको जैसे बताया कि पृथ्वी में से जो पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं यदि उनमें धातु की मात्रा ज्यादा है तो वो तो अयस्क है, लेकिन साथ में उनके कुछ अशुद्धियां भी होती है। अयस्कों के साथ में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है और उन अशुद्धियों को कहते हैं गेंग। ठीक है, तो ये तीन प्रभाव होगा हमारे खनिज, अयस्क और गेंग। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्यों? क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्यों? तो उसका यह उत्तर कि जो जितने भी पदार्थ को निकाल रहे हैं खोद के वो तो क्या है, खनिज है ही सही, लेकिन जितने भी खनिज हम खोद रहे हैं जरूरी कि उसमें से हमें अयस्क या धातु वाले जो है भाग है वही प्राप्त हो। तो उत्तर हमारा बनता है कि जितने भी पदार्थ पृथ्वी में से खोद कर निकाले जाते हैं वे सभी खनिज ही कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत कोयला भी आता है, मिट्टी भी आती है, अन्य पदार्थ भी आते हैं, धातुएं भी आती है, अयस्क भी आते हैं। लेकिन जो अयस्क हम खोद के निकाल रहे हैं वो तो भी एक क्या है, वो भी खनिज का ही रूप है। इसलिए सभी अयस्क जो है वो खनिज कहलाते हैं लेकिन सभी खनिजों में अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो खनिज, अयस्क और गेंग यानी जो पदार्थ पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज, जिन पदार्थों को में धातु की मात्रा ज्यादा होती है वे अयस्क कहलाते हैं और अयस्कों के साथ में जो अशुद्धियां होती है उन्हें गेंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो धातुएं प्राप्त होती है अयस्क के रूप में, इनका किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है, किस प्रकार से इन्हें प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम धातुओं की जो प्राप्ति करते हैं वो किस प्रकार से होती है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि क्या होती है सक्रियता श्रेणी।
यानी प्रत्येक धातु अत्यधिक क्रियाशीलता के साथ साथ मध्यम क्रियाशीलता और कम क्रियाशीलता के रूप में निष्कासित होती है। ये हमने अच्छी तरह से जाना है। जैसे पोटेशियम जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, और यदि हम सोने की बात करें तो ये बिल्कुल कम क्रियाशील धातु है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर हम यहाँ पर धातुओं की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, उसका निष्कर्षण करते हैं। वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ निम्नलिखित पॉइंट दिए हुए हैं जिनके स्टेप के माध्यम से हम धातुओं की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहला होता है अयस्कों का समृद्धिकरण। प्रत्येक अयस्क जो रहते हैं वो शुद्ध अवस्था में तो होते नहीं है, उनके साथ विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो पहले उन सबको मिक्स किया जाता है, और जो भी अयस्क मिलते हैं उनमें जो अशुद्धियां होती है जिसको विशेष रूप से उनको गैंग कहते हैं, और उन्हें इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में जो अयस्क का जो समृद्धिकरण होता है वो अनेक विधियों द्वारा किया जाता है। उसमें से जो अयस्क से जो गैंग है उसको साफ करने की विधियां उसमें अपनाई जाती है, ताकि हमें थोड़ी कुछ शुद्ध अवस्था में धातुएं प्राप्त हो सके। तो उसके अंतर्गत जो है वो अनेक विधियां दी जाती है, जैसे पानी से साफ करना, छानकर, रसायन द्वारा या चुंबक द्वारा। पानी से साफ करने से तात्पर्य है कि यदि उसमें गारे मिट्टी वगैरह लगे हुए हैं तो पहले उनको पानी के अंदर घोल दिया जाता है। तो जो भी अशुद्धियां जल में घुलनशील होती है वो उसमें घुल जाती है, और धातुओं से वो अशुद्धियां अलग हो जाती है। तत्पश्चात यदि और कुछ अशुद्धियां उसमें स्थापित रहती है तो उनको छानकर किया जाता है। छानकर से तात्पर्य है कि जो अयस्क हमें प्राप्त हुए हैं उनका चूर्ण बना लिया जाता है। चूर्ण बनाने से जो धातु रूप में अयस्क होते हैं वे नीचे तली में बैठ जाते हैं, और उसके अंदर जो गलित अशुद्धियां होती है ऊपर पानी में तैर जाती है, और उन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है, ठीक है। फिर है रसायन द्वारा। कुछ अशुद्धियों को रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्रम के द्वारा उसमें से गैंग को अलग किया जाता है, ठीक है। और चौथी है चुंबक के द्वारा, यानी यदि कोई चुंबकीय पदार्थ उसमें मिले हुए हैं तो उनके माध्यम से हम उस गैंग को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वो है अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी यहाँ पर अयस्क और साथ में जो गैंग जुड़ी हुई है उनको किस प्रकार से अलग करते हैं। दूसरा हमारा धातु का निष्कर्षण। दूसरी जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। तो धातु का जो निष्कर्षण है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो धातु का निष्कर्षण है वो उनकी धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर होता है। धातु का यहाँ पर जो निष्कर्षण होता है वो उनकी क्रियाशीलता के आधार पर होता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की धातुएं क्रियाशीलता के क्रम में बनी हुई रहती है। पोटेशियम जो अत्यधिक क्रियाशील धातु है तो इसका जो निष्कर्षण है वो अलग प्रकार से होगा, और सोना जो है अत्यंत कम क्रियाशील धातु है तो इसका निष्कर्षण भी अलग रूप से होता है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उनका निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है धातु का परिष्करण। जब हम अयस्कों का समृद्धिकरण कर लेते हैं, धातु का निष्कर्षण भी कर लेते हैं, उसके पश्चात भी धातुओं में कुछ मात्रा में गैंग यानी अशुद्धियां रह जाती है, तो लास्ट में शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए धातु का परिष्करण किया जाता है, जो कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इनका विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले दिया है अयस्कों का समृद्धिकरण, जिसमें आती है अयस्क और गैंग जो है आपस में मिले हुए होते हैं। जैसा भी आपको पहले समझाया कि पृथ्वी से जितने भी खनिज खोद कर निकाले जाते हैं, अयस्क जो खोद कर निकाले जाते हैं वो शुद्ध अवस्था में नहीं होते हैं, तो उन्हें धातु निष्कर्षण करने से पूर्व साफ करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि उन्हें साफ नहीं करेंगे तो धातु में वो अशुद्धियां लगातार मिली हुई रहेगी, जिससे धातु का निष्कर्षण और परिष्करण ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है धातुओं का समृद्धिकरण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है, भौतिक या रासायनिक रूप से। सबसे पहले है पानी से साफ करना। विभिन्न प्रकार के जो अयस्क हैं जिनमें अशुद्धियां गार और मिट्टी के रूप में होती हैं, तो उन्हें पानी के माध्यम से साफ कर लिया जाता है, ठीक। दूसरा है चूर्ण बनाकर, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा है कि जो धातुएं
पानी के द्वारा साफ नहीं हो पाती है या आंतरिक रूप से जिनमें अशुद्धियां बनी हुई रहती है, तो उन्हें साफ करने के लिए धातुओं का अयस्क का जो है चूर्ण बना लिया जाता है। चूर्ण को पानी में घोल दिया जाता है और उसे फिर छान लिया जाता है। इस प्रकार जो अशुद्धियां उसमें मिक्स होती है वो छन्ने के द्वारा अलग हो जाती है। तीसरा है रसायन द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के जो अयस्क होते हैं, जिंक है, कॉपर है, तो ये शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इनको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इनकी गेंगों को हटाया जाता है, अशुद्धियों को हटाया जाता है। और फिर चौथा है चुंबक द्वारा। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा होगा धूल मिट्टी में यदि हमारा चुंबक गिर जाता है तो उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चिपक जाती हैं, तो एक्चुअली में वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ऐसे ही जो अयस्क हम लेकर आते हैं उनमें भी सूक्ष्म मात्रा में चुंबकीय पदार्थ होते हैं या अन्य गंदगियां होती है, तो आकर्षण के कारण वो चुंबक से चिपक जाती है और अयस्क से वो अशुद्धियां दूर हो जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया अयस्कों का समृद्धीकरण में, जिसमें गेंद को हटाया जाता है यानी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके लिए ये निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। नेक्स्ट है धातु का परिष्करण। तो यहाँ पर धातु का निष्कर्षण है सेकंड पॉइंट हमारा। तो धातु का निष्कर्षण धातुओं की जो क्रियाशीलता है उसके ऊपर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अयस्कों में से धातु प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कर रहे हैं, तो जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता हमें पता होना चाहिए कि कौन सी धातु कितनी क्रियाशील रूप में है। उसी हिसाब से या उसी प्रकार से हम उसका निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले भी बताया गया था कि पोटेशियम जो है अत्यधिक क्रियाशील धातु है और Au यानी सोना जो है वो कम क्रियाशील धातु है, और इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता आरोही क्रम में चलती है। ठीक है, तो यदि हमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो धातुएं हैं, अगर इनका निष्कर्षण करना हो अयस्क में से इसका निष्कर्षण करना हो, तो उनका जो प्राप्ति है विधि करने की वो है विद्युत अपघटन। यानी इन धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा ही परिष्कृत निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है, यदि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर की हम बात करें तो ये जो धातुएं हैं ये मध्यम क्रियाशील होती है। जिंक, आयरन और लेड यानी सीसा, ये कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातु होती हैं। और ये इनका जो निष्कर्षण है धातु ऑक्साइड बनाकर अपचयन करके किया जाता है, यानी इन धातुओं को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और तत्पश्चात उनका अपचयन किया जाता है और धातु हमें प्राप्त होती है। और कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सोना ये जो है अत्यंत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये स्वतंत्र रूप में होती है। ये जो धातुएं हैं ये स्वतंत्र रूप में होती है और ये केवल हल्का गर्म करके ही, यानी इनको अत्यधिक ताप देने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें से सिल्वर और सोना जो है वो तो बहुत ही कम तापमान पर शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः तो ये शुद्ध रूप में हमें मिलते ही हैं, लेकिन हल्की फुल्की जो भी इनमें अशुद्धियां होती हैं उन्हें ताप हल्का गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर और मरकरी जो है उन्हें गर्म करके शुद्ध रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर हम यहाँ पे धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, आइए इनको हम क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। तो यहाँ पर कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण दिया गया है कि इनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अंतर्गत सोना Au, सिल्वर Ag, मरकरी Ag, कॉपर यानी तांबा, ये प्रमुख रूप से धातुएं आती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं। इनके जो ऑक्साइड हैं, धातु ऑक्साइड जो रहते हैं वो ऑक्साइड या सल्फर के एसिड के रूप में होते हैं। ये धातु ऑक्साइड अनअभिक्रियाशील होते हैं, यानी यह कम क्रियाशील रूप में होते हैं। इन्हें केवल हल्का गर्म करते हैं या तेजी से गर्म करते हैं और तेज गर्म करके ही इन्हें शुद्ध धातु के रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं
वो कम अभिक्रियाशील रूप में होते हैं और इनको गर्म करके ही शुद्ध धातु रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास Hg का निष्कर्षण। Hg का जो धातु अयस्क होता है वो कहलाता है सिनाबार। Hg का जो धातु अयस्क है वो है HgS यानी हाइड्रोजन सल्फाइड मरकरी सल्फाइड जो कि सिनाबार कहलाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, यहाँ पर हम HgS यानी मरकरी सल्फाइड का अयस्क लेते हैं, धातु ऑक्साइड को लेते हैं और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इससे मरकरी ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलकर बाहर चली जाती है। पुनः जब हम HgO यानी मरकरी ऑक्साइड को जो पुनः गर्म करते हैं, यानी ये धातु ऑक्साइड बन चुका है, इसको पुनः गर्म करते हैं तो हमें शुद्ध रूप में मरकरी प्राप्त होती है और ऑक्सीजन गैस बनकर बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हम धातु ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और ये किसमें होता है, यह कम क्रियाशील धातुओं में होता है जहां पर गर्म करके ही धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। सिल्वर और जो सोना है वो प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रूप में ही पाया जाता है। इनमें बहुत कम अशुद्धियां होती हैं क्योंकि ये अत्यंत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, तो इनके अयस्कों को गर्म करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मरकरी का डिस्कशन किया जाता है, मरकरी धातु का, और इसके जो अयस्क होते हैं उसको बोलते हैं सिनाबार। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर सल्फेट जो है उसका जो अयस्क है वो हम भी उसका डिस्कशन किस प्रकार से करते हैं। कॉपर सल्फेट जो है उसका अयस्क को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तापन देते हैं, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अयस्क धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। पुनः इस कॉपर ऑक्साइड को हम जो धातु ऑक्साइड है उसका पुनः हम कॉपर सल्फेट के साथ प्रक्रिया करवाते हैं, क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, यानी पुनः इसको तापन देते हैं, तो यहाँ पर हमें शुद्ध रूप में कॉपर प्राप्त होती है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हम कॉपर और मरकरी ये धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है।